नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सितंबर महीने के 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका एक मास्टर वीडियो लेकर मैं आपके लिए आऊँगा फिर से। हालांकि डेली करंट अफेयर्स को हमने कवर कराया है महीने भर के पूरा, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पर मैं इसको एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये मास्टर वीडियो रहेगी हमारी सितंबर महीने की, और अगर एक भी प्रश्न अगर कोई छूट भी गया होगा तो हमने उसको इसमें कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को या फिर यूट्यूब चैनल को, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित किया है? तो देखिए, हम यहाँ पर पहले हम समझेंगे कि सोलर ट्री होता क्या है। देखिए, सोलर ट्री जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनको मिलाकर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि जब भी धूप रहे तो मैक्सिमम सोलर प्लेट्स को सोलर एनर्जी मिल सके और ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। और इस काम को जो करने का जो महत्वपूर्ण काम किया है वो किया है भारत ने। अब बात करते हैं कि भारत में किस एजेंसी ने इस काम को अंजाम दिया है। तो एक देखिए, एक एजेंसी है सी एस आई आर है क्या? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इस एजेंसी का नाम है। और देखिए, किसके अंदर काम करती है? ये काम करती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर। अब देखिए, सोलर ट्री जो, हालांकि हमने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री बना तो लिया, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होने वाला है? देखिए, इस सोलर ट्री से हम क्या करेंगे कि 12,000 से 12 के 12,000 से 14,000 यूनिट बिजली का पर एनम हम इससे उत्पादन कर सकते हैं। और इस तरह का एक जो सोलर ट्री है, देखिए, अब जब आप जानते हैं कि जब हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं कोयला से या और किसी चीज़ से, तो उससे हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं। अब सोलर ट्री तो क्योंकि ग्रीन एनर्जी हो गई, अब इससे हम क्या करेंगे कि 10 से 12 टन जो हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं, इस एक सोलर ट्री से हम इतनी CO2 के उत्सर्जन को बचा सकते हैं, यानी कि इतना कम CO2 उत्सर्जन करेंगे। और देखिए, इसकी जो विशेषता है, जो हमने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री अभी बनाया है, इसकी जो विशेषता है कि इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विशेषताओं को शामिल करने की क्षमता है, यानी कि इसमें हमने कंप्यूटराइज सिस्टम का भी यूज़ किया है। तो ये काम किया है सोलर ट्री को विकसित करने का, ये हमारे प्यारे भारत ने किया है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, सितंबर माह को भारत द्वारा किस माह के रूप में मनाया जा रहा है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह को भारत ने जो मनाया है वो राष्ट्रीय पोषण माह के नाम से बनाने का काम भारत कर रहा है। और राष्ट्रीय पोषण माह के नाम से देखिए, इस अभियान को जो शुरू किया गया है, राष्ट्रीय पोषण माह के अभियान को, इसको इस बार मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो है कुपोषण को मिटाना। आपको पता है कि देखिए, भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कुपोषित बच्चों की इस अभियान के द्वारा इस माह में पहचान की जाएगी, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और दूसरे चरण में किचन गार्डन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको पता होगा किचन गार्डन्स होते क्या? किचन गार्डन्स, घर में जो हम खेती करके जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं उनको हम किचन गार्डन्स बोलते हैं। तो भारत जो मना रहा है सितंबर महीने को, वो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मना रहा है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, पिनाका मिसाइल सिस्टम जो कि विगत दिनों चर्चा का विषय रहा, किस देश द्वारा निर्मित है? तो देखिए, जो पिनाका मिसाइल सिस्टम है, इसको जो डेवलप किया है वो हमारे प्यारे देश भारत ने किया है। और भारत ने किया है, भारत में भी अगर हम बात करें तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने इसको विकसित किया है। अब देखिए, ये पिनाका मिसाइल सिस्टम है क्या? एक्चुअली ये है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि बहुत सारी बैरल्स होती हैं जिसको ट्रक पर माउंट करके इसको यूज़ किया जाता है। अब इसके दो वर्जन हैं, एक मार्क 1 है, एक मार्क 2 है। देखिए, जब हम मार्क 1 की अगर हम चर्चा करते हैं तो मार्क 1 की जो क्षमता है वो 40 किलोमीटर है, और जब मार्क 2 की चर्चा करेंगे हम, तो मार्क 2 की जो क्षमता होकर हो गई है वो 65 किलोमीटर हो गई है। अभी मार्क 3 जो है इसका वो अंडर डेवलपिंग फेज़ है, जिसकी क्षमता 120 किलोमीटर होने वाली है। देखिए, ये जो सिस्टम है ये टाटा ट्रक पर माउंट होता है, और इसको काफ़ी दिनों से यूज़ किया जा रहा है, और ये बहुत ही घातक हथियार है। इसमें एक साथ कई रॉकेट्स को लॉन्च किया जा सकता है, और कारगिल युद्ध के दौरान भी इस पिनाका मिसाइल सिस्टम को ही भारत ने यूज़ किया था। तो ये जो निर्मित है ये सिस्टम, ये DRDO द्वारा निर्मित है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
प्रश्न है, इंद्र भारत के साथ किस अन्य देश की नौसेना का संयुक्त अभ्यास है? तो देखिए, ये जो इंद्र जो भारत का अभ्यास है, इसको किया जाता है रूस के साथ। देखिए, जो INDRA है, IND स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड RA फॉर रसिया। तो देखिए, ये जो अभ्यास किया जाता है, इसको रूस के साथ संयुक्त अभ्यास भारत करता है। और देखिए, ये जो अभी अभ्यास किया गया हाल ही में, तो ये मलक्का जन डमरू, आपने मलक्का स्ट्रेट देखा होगा, उसके पास इसको किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखिए, हाल ही में एक और एक्सरसाइज थी जिसका नाम था कावकाज, या काकासस भी जिसको बोलते हैं, कावकाज। उससे भारत ने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो उसके बाद इस इंद्र एक्सरसाइज को किया गया है। तो ये एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हिंद महासागर में नौसेना का जो मजबूत होना है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो चीन है, श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। और टॉप 10 अगर हम कार्गो पोर्ट्स की बात करें इन वर्ल्ड में, तो टॉप 10 में जो 7 कार्गो पोर्ट्स हैं, वो चाइना के हैं। और हिंद महासागर द्वारा ही उनका रास्ता जाता है। तो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए भारतीय नौसेना लगातार ऐसी एक्सरसाइजेज करती रहती है, जिसमें कि इंदिरा को किया गया है रूस के साथ। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, वाटर हीरोज प्रतियोगिता क्या है? तो देखिए, ये वाटर हीरोज जो प्रतियोगिता है, ये एक जल संरक्षण प्रतियोगिता है। क्या है? जल संरक्षण प्रतियोगिता। और इसको जो आयोजित किया जा रहा है केंद्रीय जल मंत्रालय द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है, वो है जल संरक्षण प्रबंधन और जन संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देना। चलिए, तो ये तो वाटर हीरोज प्रतियोगिता के बारे में बात होगी। अभी हम जल से रिलेटेड कुछ और अभियानों को देखते हैं। देखिए, एक अभियान और चल रहा है जिसका नाम है जल शक्ति अभियान। क्या नाम है? जल शक्ति अभियान। जिसमें क्या किया जा रहा था कि 256 जो जल की कमी वाले जो जिले हैं, उनको कवर करने के लिए योजना चलाई जा रही है। और वहीं एक और योजना है जो जल से रिलेटेड है, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और उसका जो टैग लाइन है, वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो ये 2 जल से अन्य जुड़ी हुई जो अभियान है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। मैं चाहता हूँ या तो आप इन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप इनको ध्यान से याद कर लीजिए। क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। सितंबर माह में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई, निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का प्रतिभागी नहीं है? तो देखिए, एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बिम्स्टेक को लेकर। और देखिए, बिम्स्टेक की अगर हम बात करें, तो ये बिम्स्टेक है क्या? देखिए, बिम्स्टेक एक्रोनिम है और इसकी जो फुल फॉर्म है, वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पर हम बात करें बिम्स्टेक के देशों की, बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, देखिए, बांग्लादेश भी उसमें है, श्रीलंका भी उसमें है, भूटान भी उसमें, लेकिन इंडोनेशिया उसका पार्ट नहीं है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं उसके मेंबर कंट्रीज़ की, तो कौन कौन से हैं? देखिए, इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो 7 हैं। वो हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, और ये 14 मेन सेक्टर्स को लेकर ये जो इनिशिएटिव है, ये 14 मेन सेक्टर्स को लेकर काम करता है। और देखिए, इसकी जो सेक्रेटरीट है, यानी कि इसका मुख्यालय आप कह सकते हैं, हेडक्वार्टर कह सकते हैं, परमानेंट सेक्रेटरीट कह सकते हैं, वो बांग्लादेश के ढाका में है। चलिए, तो ये बिम्स्टेक के बारे में हुआ। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी, और उसके हिसाब से जो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम MIT भी कहते हैं शॉर्ट में। तो ये जो है, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी है। और देखिए, अभी जो ये रैंकिंग जारी की गई थी, ये अभी जारी की गई थी 500 यूनिवर्सिटीज़ की। और इन 500 यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इन 500 में सिर्फ 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है। और 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पहली जो यूनिवर्सिटी आई है हमारे भारत की, वो 172वें नंबर पर आई है। 172वें नंबर पर कौन सी? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे टॉप पर है, लेकिन वो फिर भी 172वें नंबर पर IIT बॉम्बे पहुंच पाई है। चलिए, तो ये थी हमारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखते हैं हम अब अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग सितंबर माह में किस देश में संपन्न हुई? तो देखिए, ये SCO की जो मीटिंग थी, वो सितंबर महीने में जो हुई है, ये हुई है अभी हाल ही में रूस में।
और देखिए हम यहाँ पर एससीओ की बात करते हैं, संघाई सहयोग संगठन, तो इसका जो इंग्लिश में नाम है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये है क्या, देखिए ये यूरोप और एशियन कंट्रीज यानी कि हम कह सकते हैं यूरेशियन कंट्रीज की राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2001 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं और 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। और मीटिंग जो भी हुई थी वो रूस में हुई थी, जिसमें कि हमारे एस जयशंकर जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो उसमें गए थे। अमेरिका वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है? तो देखिए अमेरिका का जो रक्षा विभाग है, ठीक है, उसका नाम है पेंटागन। क्या नाम है उसका? पेंटागन उसका नाम है। और वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके अनुसार जो सबसे बड़ी नौसेना है अभी विश्व की, वो चीन के पास है। और देखिए चीन की विस्तारवादियों को नीतियों को लेकर अमेरिका उसके हमेशा अगेंस्ट में रहता है। और अभी जब इसकी नौसेना सबसे बड़ी हो गई तो ये अमेरिका के लिए फिर से एक चिंता का विषय बना है। और अभी जो चीन है वो परमाणु हथियारों को भी अपना दोगुना करने की उसकी योजना है। और देखिए चीन का जो पूरा नाम है दैट इज़ पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहाँ की जो आर्मी का नाम है वो है पीएलए यानी पीपल लिबरेशंस आर्मी। चलिए तो ये हुआ चाइना के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है? देखिए हाल ही में जब हमारा लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा था हमारा देश का चाइना के साथ, तब इस फोर्स का नाम आया था स्पेशल, ठीक है, एसएफएफ का। तो देखिए जो एसएफएफ है वो भारतीय सेना की एक खुफिया डिवीज़न है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। और देखिए इसको 1962 चाइना वार के बाद, 1962 चाइना वार के बाद इसको बनाया गया था। और इसमें जब फॉर्मेशन हुआ था उसमें तिब्बत के मूल लोगों को शामिल किया गया था। और इस एफएफएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है चक्राता। चक्राता देखिए कहाँ है? चक्राता उत्तराखंड में है जहाँ इस एफएफएफ का हेडक्वार्टर है। और देखिए ये जो एजेंसी है यानी कि जो एसएफएफ है अभी रॉ के कोऑर्डिनेशन में काम करती है और बहुत सारे ऑपरेशंस को भी ये अंजाम दे चुकी है। कुछ ऑपरेशंस के नाम मैं आपको बताऊंगा। देखिए वो ऑपरेशंस जो हैं वो हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन पवन। और देखिए इसका जो इसका भारतीय सेना को भी ना कभी कभी इसके ऑपरेशंस के बारे में पता नहीं होता है। जो एसएफएफ ऑपरेशन करती है कभी कभी भारतीय सेना को भी नहीं बताती है और सीधा प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट करती है। चलिए तो इसकी और इसकी जो टेक्निक है वो है गुरिल्ला वार, यानी कि एकदम से अटैक करती है। जो लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद में इनका एक जवान शहीद हुआ था जिसमें, उसके बाद इसका नाम काफ़ी चर्चा में आया था। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस महापुरुष की जन्मतिथि है? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि होती है। और इनकी बात करें हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत रत्न पाने वाले जो पहले 3 व्यक्ति थे उनमें राधाकृष्णन का नाम था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहले भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इसमें थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न, और पूछा जा सकता है नहीं, ये प्रश्न पूछा गया कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, तो सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। और यहीं पर राधाकृष्णन को एक अवार्ड और भी दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो दिया गया था ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, और ये भी अवार्ड इनको दिया गया था। देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली सरकार का किसके विरुद्ध अभियान है? तो देखिए ये जो अभियान दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है, ये चलाया गया है इनका डेंगू के विरुद्ध। और ये अभियान है क्या? देखिए ये साफ सफाई पर आधारित अभियान है कि आप साफ सफाई करके आसपास का जो क्षेत्र हैं आपके, आप उनको साफ रखेंगे। गमले, कूलर या जहाँ भी कहीं पानी भर सकता है आप उनको साफ सफाई करेंगे और अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनको भी आप साफ सफाई के प्रति मतलब सचेत करेंगे। क्योंकि आपको पता है डेंगू और चिकनगुनिया दिल्ली में बहुत तेज़ी से फैलता है और काफ़ी लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इसी को देखते हुए केजरीवाल सरकार द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। और डेंगू जो है देखिए वो मच्छर के काटने से फैलता है, तो मच्छरों को अगर नहीं पनपने दिया जाएगा तो डेंगू को भी रोका जा सकता है। इसी पर आधारित ये अभियान है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की बुनियादी संरचना से संबंधित
के संबंधित केस केशवानंद भारती बनाम कौन सी राज्य सरकार थी? तो देखिए, अभी केशवानंद भारती जो थे उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और इन्होंने एक केस, हिस्टोरिक केस इन्होंने दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, जो था इनका स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट। और केशवानंद भारती का देखिए, इसके लिए नाम इतिहास में हमेशा दर्ज होता है, और कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में ये केस पूछा भी जा सकता है कि केशवानंद भारती का जो केस है वो किससे संबंधित रहा है। तो देखिए, ये जो केस संबंधित था, ये संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को लेकर था, और इसी केस में, केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संविधान की प्रस्तावना के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। और हाल ही में इनके केशवानंद भारती की मृत्यु हुई है। तो और ये जो थे वो केरल के इडनीर मठ के ये प्रमुख रहे थे जब इनकी मृत्यु हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं योजना किस राज्य द्वारा फिर से शुरू की गई है? तो देखिए, ये जो स्वयं योजना है, ठीक है, ये शुरू की गई है असम सरकार द्वारा, और इस अभियान के द्वारा या इस योजना के द्वारा असम सरकार 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का काम कर रही है। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें असम की, तो असम की कैपिटल देखिए दिसपुर है। हालांकि दिसपुर एक बहुत छोटी जगह है, मेन सिटी जो है वो गुवाहाटी है, ठीक है। और सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हुआ करते हैं। और असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे बड़ा जो राज्य है वो असम ही है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है HSTDV यानी कि हाइपर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। तो देखिए है क्या? तो देखिए, जो HSTDV है ये हाइपरसोनिक है, ये वर्ड, ठीक है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, ये क्या है? तो देखिए, एक मिसाइल उपकरण है। हालांकि इसको यूज़ किया जा सकता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन वर्तमान में इसे मिसाइल में यूज़ किया जा रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है ये। और देखिए, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल में स्पेशली इसको यूज़ किया जाएगा ताकि उनकी जो रेंज है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। और ये जिसका जो डेवलपमेंट किया है वो किया है DRDO ने। DRDO फिर से एक बार चर्चा में है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और DRDO के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वो दिल्ली में होता है। और ये जो HSTDV है, इसको डेवलप किया गया है मिसाइल्स की रेंज बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तीसरे इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, इंडो पैसिफिक है ये, ठीक है, पैसिफिक नहीं पैसिफिक है ये वर्ड, ठीक है। तो इसका जो तीसरे इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम का जो आयोजन किया जाएगा वो वियतनाम में किया जाएगा। और देखिए, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, तो हनोई में इसका किया जाएगा। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी स्पेशली, ठीक है, तो हनोई में इसका आयोजन किया जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस शहर में है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको कि हम ISA भी बोलते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसको हम बोलते हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। देखिए, इसकी जो पहल की थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, इसकी पहल की गई थी और इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया। देखिए, ये 121 कंट्रीज़ का ग्रुप है, और स्पेशली देखिए इसका जो क्षेत्र है वो कर्क और मकर रेखा के बीच है, क्योंकि आप जानते हैं कि कर्क और मकर के बीच ही सूरज की सबसे ज़्यादा ऊर्जा पृथ्वी को मिल पाती है। तो जो कर्क और मकर के बीच के जो देश हैं, स्पेशली ये उन देशों का संगठन है, और इसका जो मोटिव है वो है कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लिए काम करना, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को डेवलप करना और क्लाइमेट की रक्षा करना। तो इसीलिए इंटरनेशनल सौर अलायंस का जो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारे देश में ही है, और वो गुड़गांव में स्थित है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। सितंबर माह में हाल ही में मनाया गया, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1966 से की गई थी, और यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस साक्षरता दिवस को शुरू किया गया था। अभी देखिए, जब 2020 में साक्षरता दिवस मनाया गया तो इसकी थीम जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और थीम है इसकी साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद। क्या है? साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट और उसके बाद। तो ये इसकी थीम थी इस वर्ष की 2020 की। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत किस पायदान पर है। तो देखिए ये WIPO जो है ये एक रैंकिंग जारी करता है जिसमें कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग ये जारी करता है। और देखिए इसके अनुसार जो भारत है वो 48 स्थान पर है अभी, ठीक है, ये 49th नहीं है 48th है। तो देखिए 48 स्थान पर भारत है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मध्य और दक्षिण एशिया में भारत पहले स्थान पर है, ठीक है, यानी कि मिडिल और साउथ एशिया में भारत पहले स्थान पर है और WIPO द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 20। प्रश्न है डोगरी भाषा किस राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो देखिए हाल ही में डोगरी भाषा को जो आधिकारिक भाषा बनाया गया वो बनाया गया है जम्मू की। अब देखिए आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि हालांकि अभी तक डोगरी जो भाषा है वो 8th शेड्यूल में थी, यानी कि 8वीं अनुसूची में ये भाषा थी संविधान की में, ठीक है, लेकिन अभी तक ये किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं थी, ठीक है, आधिकारिक भाषा नहीं थी और हाल ही में इसको जम्मू का जब बनाया गया तो ये अब ऐसी भाषा बन गई है जो किसी राज्य की आधिकारिक भाषा हो गई है। अब यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो अभी 5 भाषाओं को वहाँ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें है उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी था। 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है और जो भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनका जो शेड्यूल है, भाषाओं से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो 8वीं अनुसूची है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। विश्व नारियल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड कोकोनट डे की। तो वर्ल्ड कोकोनट डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 सितंबर को। और देखिए नारियल एक ऐसा फल है, इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। नारियल एक ऐसा फल है जिसके हर भाग को हम किसी ना किसी तरह से यूज़ करते हैं और नारियल की जो खेती है वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान करती है। लगभग 1 करोड़ लोगों को ये रोज़गार प्रदान करने का काम करती है। और नारियल का साइंटिफिक नाम एक परीक्षा में भी पूछा गया था। जो नारियल का जो साइंटिफिक नाम है वो है कोकस न्यूसीफेरा। क्या है? कोकस न्यूसीफेरा नारियल का साइंटिफिक नाम है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई सारे इंपॉर्टेंट फ्रूट्स या पेड़ होते हैं जिनका नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोकस न्यूसीफेरा इसका नाम है। और बात करें हम नारियल का टॉप जो सीड्स उत्पादक जो देश है, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो है इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात हो रही है 2019 की। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये किया गया है श्री डेविड एटनबरो को। और देखिए ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो किया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जिसको हम IGMT भी कहते हैं। और ये देखिए अब इनकी डेविड एटनबरो की बात करें तो एक प्राकृति विज्ञानी है और प्रसारक हैं। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें तो हर वर्ष ये इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर दिया जा रहा है। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1986 की इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपका जानना जो जरूरी है वो है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से डेविड एटनबरो का नाम, कि इस वर्ष इनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। फेक न्यूज़ पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से असोल चीनी अभियान शुरू किया है। तो देखिए जो असोल चीनी अभियान जो शुरू किया है ये शुरू किया गया है बांग्लादेश द्वारा। देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी कंट्री है और इस अभियान को शुरू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए सोशल मीडिया पर जो झूठी अफवाहें फैलती हैं, जो नकली समाचार फैलते हैं, उसके लिए इसने बांग्लादेश ने असोल चीनी नामक अभियान शुरू किया है। अब असोल चीनी का देखिए अगर बात करें हम, इसका मतलब होता है असली चीनी। आपको बंगाली लैंग्वेज में इसको असोल करके कहा जाता है, असली चीनी, यानी कि असली चीज़, यानी आप कह सकते हैं असली जो मटेरियल है वो। और इस अभियान को डिजिटल साक्षरता से जोड़कर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करें बांग्लादेश की तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा बॉर्डर लगता है 4000 किलोमीटर से ऊपर। भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयरिंग जो कंट्री अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है, उसके बाद चाइना का नंबर आता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप को किस भारतीय कंपनी ने हाल ही में पार किया है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है 200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की, जो कि लगभग बैठता है 15 लाख करोड़ रुपए। कितना? 15 लाख करोड़ रुपए के
कैप को जो पार करने का काम किया है वो देखिए, इसमें ये रिलायंस नहीं है, आरआईएल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। और आरआईएल ने ही ये काम किया है अभी हाल ही में, जब इसका शेयर, एक्चुअली देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो उसके शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर की कीमत जितनी बढ़ेगी मार्केट कैप उस कंपनी का उतना ही बढ़ जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है अभी हाल ही में काफ़ी ऊपर चला गया था, तो इसके चलते इसने 15 लाख करोड़ यानी कि $200 बिलियन के मार्केट कैप को भी हाल ही में पार किया है। और पिछले साल ही इस कंपनी ने 10 लाख करोड़ के भी कैप को पार किया था। तो जो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में भारत व अमेरिका में बैन किए गए टिकटॉक ऐप के स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी है? तो देखिए जो ऐप है ये टिकटॉक बहुत मशहूर रहा है और ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो देखिए इस टिकटॉक कंपनी के जो स्वामित्व वाली जो कंपनी थी उसका नाम था बाइट डांस, और ये लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में आई थिंक पूछा गया था ये सवाल, 2018 में पूछा गया था जब ये टिकटॉक ऐप शुरू हुआ था। चलिए, तो अभी फिर से एक बार महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी इस ऐप को बैन भी किया गया है। तो देखिए जो बाइट डांस कंपनी है ये एक चीनी कंपनी है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जानना आपके लिए ये है कि देखिए ये चीनी डेवलपर द्वारा बनाया गया ऐप तो है, लेकिन ये चीन में नहीं चलता है टिकटॉक। ठीक है, चीन में टिकटॉक नहीं चलता है। चीन में जो चलता है वहाँ उनके यहाँ टिकटॉक जैसा ही है बिल्कुल, जिसका नाम है डॉयन। ठीक है, उनका जो वहाँ पर जो ऐप है उसका नाम है डॉयन। अब देखिए चीन में आपको पता है कि सेंसरशिप बहुत तगड़ी तरह से लागू होती है, वहाँ गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता, और जो भी चीन में होता है उसको चीन के बाहर नहीं दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए बाइट डांस, ये जो टिकटॉक है बाइट डांस का, ये चीन के बाहर के कंट्रीज़ के लिए है, बाकी सारे कंट्रीज़ में चलता है, लेकिन डॉइन जो है वो सिर्फ चाइना में चलता है, चाइना के बाहर कहीं नहीं चलेगा। और जो टिकटॉक है वो बाहर सब जगह चलेगा लेकिन चाइना में नहीं चलेगा। तो देखिए ये है चाइना की पॉलिसी। ठीक है, तो जो टिकटॉक की जो स्वामित्व वाली कंपनी है वो बाइट डांस है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, यानी कि नेशनल हिंदी डे की, और ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 14 सितंबर। 14 सितंबर से 28 सितंबर हम हिंदी पखवाड़ा, यानी पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन के पीरियड को, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हम 14 से 28 सितंबर के बीच करते हैं। और देखिए 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने ये निर्णय लिया था कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, और 1953 से उसके बाद पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी बन जाता है महत्वपूर्ण कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो हिंदी की जब बात आती है 10 जनवरी और 14 सितंबर, ये आपके लिए दो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन किस जगह पे हुआ था? ये प्रश्न आज से 1-1.5 साल पहले परीक्षा में पूछा गया था। तो ये जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजन हुआ था वो नागपुर में इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है यूनिसेफ के सेलिब्रिटी अधिवक्ता। तो देखिए यूनिसेफ ने जो अभी हाल ही में नियुक्त किया है वो हमारे युवा एक्टर आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता नियुक्त किया है। देखिए यूनिसेफ जो है वो उसका काम क्या है? देखिए यूनिसेफ की अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। अब देखिए आयुष्मान खुराना काम क्या करेंगे? ये देश में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसाओं के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे ताकि बच्चों को हिंसा ना हो। और यूनिसेफ जो है, देखिए जिसने इसको भी सेलिब्रिटी अधिवक्ता जो नियुक्त किया है, ये बच्चों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ। चलिए, तो इसने अभी आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी अधिवक्ता नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 28। आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को कवर किया गया है? तो देखिए आयुष्मान भारत जो योजना चल रही है हमारे भारत की जो केंद्र की योजना है, इसके तहत अभी जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को इसके अंडर कवर कर लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मनोज सिन्हा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इस स्कीम के तहत ही अपनी राज्य की योजना चलाते हुए, राज्य की योजना के साथ इसको इंक्लूड करते हुए वहाँ के जम्मू कश्मीर के सारे निवासियों को मतलब 100% कवरेज देने का काम किया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। चलिए तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए जो रैंकिंग है ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत का अभी जो स्थान है वो 105वां है, ठीक है। और वहीं 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में भारत का 79 यानी कि 79वां स्थान था, ठीक है। 79वें स्थान से गिरकर भारत 105 पे आया है। और देखिए विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये, जिसको हम ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी बोलते हैं, ये कनाडा की एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट। फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसके अनुसार अगर हम बात करें इस वर्ष जो पहले स्थान पर है वो है हांगकांग। कौन सा? हांगकांग उस पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार। और भारत का जो स्थान है वो 105वां है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न संख्या 30 है। किस राजनेता को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो देखिए जो राज्यसभा का उपसभापति जिनको चुना गया है वो है हरिवंश नारायण सिंह। और देखिए इनको दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब पदेन सभापति होते हैं इसके राज्यसभा के। तो जो उपसभापति हैं उनको चुना जाता है। जनरली उपसभापति जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही जनरली क्या चुने ही उनसे ही जाते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें संविधान के अनुच्छेदों की, तो संविधान का जो आर्टिकल 89 से 92 है वो राज्यसभा के उपसभापति से संबंधित है। उनकी पावर, उनको कैसे हटाया जा सकता है, 89 से 92 राज्यसभा के उपसभापति के साथ डील करते हैं आर्टिकल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस कृषि उत्पाद के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए जो केंद्र सरकार ने कृषि उत्पाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो काम किया है वो किया गया है प्याज, ठीक है। देखिए प्याज की बढ़ती कीमतों को देखकर सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी चीज़ के निर्यात को रोका जाएगा तो उसका जो स्टॉक है वो हमारे देश में ही रहेगा, उसकी कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसी को देखते हुए हमारे देश की सरकार ने प्याज के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। प्रश्न देखते हैं अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और देखिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सूरज से जो किरणें आती हैं उनमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, ठीक है। और इस अल्ट्रावायलेट रेज 3 प्रकार की होती हैं। जो यूवी होती है वो 3 प्रकार की होती है, ए, बी और सी, ठीक है। तो जो ओजोन जो परत है स्पेशली उसमें ओजोन सी को रोकने का, यूवी रेज सी को रोकने का ओजोन परत काम करती है। और यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ओजोन परत, ओजोन से जो लेयर है उससे जो संबंधित जो प्रोटोकॉल है वो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो इसके साथ डील करती है। देखिए ओजोन दो लेयर्स में पाई जाती है। देखिए आपको पता होगा कि भूमि से ऊपर जो इन्वायरमेंट है उसकी कई परतें मिलती हैं, 5 परतें हैं मेन। तो ठीक है, जो ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो सबसे क्षोभ मंडल में जो होती है, जो ओजोन होती है उसको हम प्रदूषक के रूप में मानते हैं। वहीं जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में जो होती है उसको हम यूवी रेज से वो हमारी रक्षा करती है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। और ओजोन का देखिए जो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो O3 होता है, ठीक है। और उसकी जो यूनिट होती है यानी कि जो परत की जो मोटाई है जो नापी जाती है उसकी जो इकाई है वो डॉप्सन है, ठीक है। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए विश्व बैंक ने अभी मानव पूंजी सूचकांक जारी किया है और उसके अनुसार जो भारत का जो स्थान है वो 116वां है, वो यानी कि 116 है। पिछले साल से एक पायदान गिरा है क्योंकि 2019 में ये जो भारत का स्थान था वो 115 था, ठीक है। और ये जो रैंकिंग होती है देखिए ये 174 कंट्रीज यानी कि 114 देशों की रैंकिंग ये की है विश्व बैंक ने। अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए इसमें देखा क्या जाता है, इसमें देखा जाता है कि स्वास्थ्य, मानव पूंजी के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और तब ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो देखिए वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी है। कौन सा है? वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका में है।
अब देखिए यहाँ इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक के, और इसका अभी फिर से भारत पर आते हैं तो भारत का जो स्थान रहा है वो 116वां रहा है। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए, रूस द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो कोविड-19 जो वैक्सीन है जो रूस द्वारा डेवलप की गई है उसका नाम है स्पुतनिक 5, या वी कह सकते हैं हम इसको, 4 नहीं है, ये वी है। ठीक है, वी स्टैंड्स फॉर वैक्सीन। कुछ लोग इसको स्पुतनिक 5 भी बोल रहे हैं, लेकिन ये स्पुतनिक 5 नहीं है, ये वी फॉर वैक्सीन है, स्पुतनिक वी इसका नाम है। और देखिए ये फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड-19, और WHO आप जानते हैं कि जो कि इस केस को मतलब कोरोना केस को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का। ठीक है, तो WHO भी काफ़ी चर्चा में रहा है कोरोना को लेकर। तो इसके जो नाम है वैक्सीन का जो रूस द्वारा निर्मित की गई है वो स्पुतनिक वी है। वी स्टैंड्स फॉर वैक्सीन। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे ऊपरी पायदान पर है? तो देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स की, यानी कि पूरी वर्ल्ड की स्मार्ट सिटी इंडेक्स की बात हो रही है। भारत की तो चर्चा हम एक वीडियो में कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो जो सबसे बड़ा सबसे ऊपर जो सिटी रहा है वो रहा है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद वो सिटी रहा है जो सबसे ऊपर है। लेकिन वहीं पर अगर हम हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद भी वर्ल्ड में 85वें स्थान पर है। ठीक है, और पिछली बार अगर हम बात करें, देखिए इसके बाद जो स्थान आता है वो दिल्ली का है, 86 है दिल्ली। ठीक है, और पिछली बार ये दोनों ही दिल्ली और हैदराबाद जो थे, हैदराबाद 67 नंबर पर था, दिल्ली 68 नंबर पर था। अभी देखिए जब इस इंडेक्स की बात हो रही है तो इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो टॉप करने का जो काम किया है इस इंडेक्स में वो किया है सिंगापुर ने। सिंगापुर टॉप पर है इस इंडेक्स के अनुसार, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार। ठीक है, तो हैदराबाद हमारे देश का टॉप पर जो है वो शहर है। आगे देखते हैं अपना प्रश्न। द कोलिशन ईयर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो पुस्तक है द कोलिशन ईयर्स, इसको लिखने का जो काम किया है वो किया गया है हमारे भारत के जो हमारे जो भारत के जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा। और देखिए इसको राष्ट्रपति पद से हटने के बाद इस पुस्तक को उन्होंने 3 चरणों में लिखा है। ठीक है, और इस पुस्तक के साथ उनका जो एक स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ढेर सारे रहस्य मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, क्या स्टेटमेंट था? ढेर सारे रहस्य मेरे साथ ही मेरी कब्र में दफन हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका स्टेटमेंट था? तो ये जो स्टेटमेंट था वो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का था। और आपको पता होगा कि जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस की जो यानी UPA 1 और 2 की जो सरकार बनी थी वो गठबंधन सरकार रही थी, और उसी पर आधारित इन्होंने ये पुस्तक लिखी है प्रणब मुखर्जी ने, द कोलिशन ईयर्स। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है प्रणब मुखर्जी होने वाला है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए जो सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की जाएगी वो की जाएगी नोएडा में। और नोएडा आपको पता होगा, नोएडा एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी नोएडा इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बनेगी, और नोएडा देखिए उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि दिल्ली से एकदम सटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया गया है? किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखिए ये जो गंदगी भारत छोड़ो जो अभियान है ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से इसको शुरू किया गया था। कौन से शहर से शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश के भोपाल से इसको शुरू किया गया था, और प्रधानमंत्री के आह्वान पर, यानी प्रधानमंत्री द्वारा आप इसको कह सकते हैं, इसको शुरू किया गया है। और ये जो आधारित है, ये जो अभियान है वो शौचालयों की सफाई, कचरा प्रबंधन और साफ सफाई पर आधारित है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। इसके अलावा हम देखिए स्वच्छ भारत मिशन भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि अभी सेकेंड फेज में आप पहुंच गया है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये होने वाला है मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब किस बैंक को मिला है? तो देखिए ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है वो मिला है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, यानी कि DBS को ये मिला है, और कुछ दिन पहले की ये घटना है। और वहीं पर DBS बैंक ऑफ जो डेवलपमेंट बैंक यानी कि DBS बैंक है ये सिंगापुर में ही स्थित है, यानी कि सिंगापुर सिटी में स्थित है। तो सिंगापुर का ही ये बैंक है। चलिए तो इसने अभी ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है हाल ही में।
दक्षिण भारत के किस राज्य में दूसरी किसान रेल को झंडी दिखाई गई थी? तो देखिए अभी आपको पता है कि पहली किसान रेल जो चली थी वो हमारी चली थी देवलाली से दानापुर, ठीक है, वहाँ से पहली किसान रेल चलाई गई थी। और जो दूसरी जो किसान रेल चलाई गई है ये चलाई गई है कर्नाटक से। देखिए कर्नाटक में एक जगह है अनंतपुर, अनंतपुर से दिल्ली ये किसान रेल चलाई गई है। और यहाँ पर ये महत्वपूर्ण देखिए होती क्यों है किसान रेल, क्योंकि देखिए किसान अपनी जो फल और सब्जी है उसको डायरेक्टली पहुँचा सकते हैं, जल्दी से उसको मार्केट मिलेगा। इससे क्या होगा, देखिए किसानों को एक तो उचित रेट मिलेगा, उनके की फसलों का दाम अच्छा मिलेगा किसानों को, वहीं उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त जो सामान है वो भी मिलेगा। तो ये किसान रेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली चली थी देवलाली से दानापुर और दूसरी चली है अनंतपुर से दिल्ली। देखते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रखा गया है? तो देखिए जो सिद्धरूढ़ा स्वामी जी या सिद्धरूढ़ा स्वामी जी जिस स्टेशन का नाम रखा गया है वो है हुबली रेलवे स्टेशन। देखिए हुबली का नाम कुछ ही समय पहले हुब्बली किया गया था, ठीक है, हुब्बली किया गया था और ये कर्नाटक में स्थित है। और वहाँ की पब्लिक डिमांड को देखते हुए इसका नाम जो है वो श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी किया गया है। तो ये जो हुबली है ये कर्नाटक में है, यानी कि अब तो इसका सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हो गया है, ये कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। स्टार्टअप रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत की स्टार्टअप रैंकिंग जो थी उसको शुरू किया गया था और इस रैंकिंग को जो जारी करने का काम किया गया था ये किया गया था हमारा DPIIT, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं हम ये DPIIT है क्या। DPIIT है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई थी और इसमें जो प्रथम स्थान है जिस राज्य का वो गुजरात का स्थान है। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्थान है वो महत्वपूर्ण बात है कि दूसरा स्थान जो है वो बिहार का है। अगर आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका राज्य दूसरे स्थान पर आता है। चलिए और ये देखिए जो DPIIT की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जो इसका फुल फॉर्म जो हिंदी फॉर्म है इसकी वो है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। तो ये इसका हिंदी वर्जन था DPIIT का। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है US ओपन 2020 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो देखिए US ओपन 2020 का जो महिला एकल खिताब जो जीता है वो जीता है जापान की नाओमी ओसाका। जो नाओमी ओसाका हैं देखिए वो जापान की खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने अभी US ओपन 2020 जीता। अब देखिए इन्होंने हराया किसको था, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि फाइनल किन किन के बीच खेला गया। तो ये जो विक्टोरिया अजरेंका हैं इनके खिलाफ, ये रूस की हैं, देखिए विक्टोरिया अजरेंका जो हैं इनके खिलाफ ही इन्होंने फाइनल खेला था। तो इसमें नाओमी ओसाका जो हैं वो विजयी हुई। अब देखिए US ओपन जो है ये किससे रिलेटेड है, किस खेल से? तो ये टेनिस चैंपियनशिप होती है US ओपन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है वेनिस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है? तो देखिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ये जो बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है ये मिला है आज 19 साल बाद किसी फिल्म को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। और ये द डिसिपल को मिला है, डिसिपल या डिसाइपल भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप। तो ये मिला है और देखिए इसको ये फिल्म मेकर जो हैं चेतन तम्हाड़े की फिल्म है ये, ठीक है। और ये जो है इसकी बात करें हम ये अवार्ड की, तो इस अवार्ड की जो फुल फॉर्म है मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए। फिप रेस्की करके है ये जो इस अवार्ड है, ठीक है, ये इस अवार्ड का नाम है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इसको बोलते हैं, इसका अलग से प्रोनाउंसिएशन है। तो ये जो काम किया है वो द डिसाइपल या द डिसिपल इस फिल्म में इसको काम किया है। डॉक्टर S पद्मावती जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो देखिए डॉक्टर S पद्मावती एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब चिकित्सा का क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए ये पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। कार्डियोलॉजिस्ट किस शरीर के अंग से जुड़ा होता है? तो वो हृदय से जुड़ा होता है, ठीक है। जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर S पद्मावती और इनको मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है। अभी हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। और देखिए दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है ये, उसकी फाउंडर डॉक्टर S पद्मावती रही हैं, ठीक है। तो ये चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थी और पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी हमारे देश की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष
किसे चुना गया है? तो देखिए ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जिसको हम NSD कहते हैं, इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है श्री परेश रावल को। देखिए NSD जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो कहाँ है? वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और इनकी जो नियुक्ति अभी हाल ही में की गई थी वो प्रेसिडेंट द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। और ये जो जगह लेंगे वो कवि अर्जुन देव चरण की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, श्री परेश रावल को। चलिए, तो एक नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है श्री परेश रावल की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में। देखिए अगला प्रश्न है, साक्षरता दर में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर है? तो देखिए जब प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होगा जो टॉप पायदान पर है वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो केरल है। ठीक है, केरल टॉप पर है। लेकिन वहीं अगर हम अंतिम पायदान की बात करें तो जो राज्य है अंतिम पायदान पर, देखिए वो आंध्र प्रदेश है। देखिए आंध्र प्रदेश में जो साक्षरता की जो दर है वो 66.4 यानी 66.4% है। ठीक है, और वहीं जब केरला की अगर हम बात करते हैं तो केरला में जो दर है वो 96.2 यानी कि 96.2% है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि साक्षरता दर जारी कौन करता है? तो जो साक्षरता दर है वो NSO द्वारा यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस रैंकिंग को यानी कि इस रैंकिंग को जारी किया जा सकता है कि जारी किया जाता है कि कौन सा राज्य प्रथम पायदान पर है, कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर है। तो अंतिम पायदान पर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, वहीं केरल पहले स्थान पर रहा है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, पत्रिका गेट किस शहर में स्थित है? तो देखिए बात हो रही है यहाँ पर पत्रिका गेट की। और देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था पत्रिका गेट का, और ये जो स्थित है ये है स्थित जयपुर में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं कि पत्रिका गेट किस जगह स्थित है, तो वो जयपुर में स्थित है पत्रिका गेट। चलिए, और जयपुर में एक और महत्वपूर्ण इमारत है जो कि हवा महल है, वो भी जयपुर में ही स्थित है। देखते हैं हम अपना आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, टेक्सटाइल इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए टेक्सटाइल जो इंडिया है इसका जो आयोजन किया जाना था वो तो किया जाना था वैसे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, टेक्सटाइल इंडिया का, लेकिन अभी इसका थीम जो होने वाला है वो जम्मू कश्मीर ही लगेगा। लेकिन अभी ये चेंज होके एक वर्चुअल फेयर के रूप में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, वर्चुअल फेयर में इसका आयोजन किया जाएगा जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे, वहाँ के गवर्नर ने कहा है कि वहाँ के सारे कारीगर और सारे उद्यमी इस फेयर में हिस्सा लेंगे। चलिए देखते हैं हम आज का अंतिम प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है चेंजिंग इंडिया, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, और इसको जो लिखने का काम किया है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने किया है। अब देखिए अपने कार्यकाल में भारत की प्रगति पर उन्होंने इस पुस्तक के थ्रू प्रकाश डाला है कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने का काम किया है इस पुस्तक के द्वारा। तो इस पुस्तक को जो लिखा है द चेंजिंग इंडिया यानी कि चेंजिंग इंडिया पुस्तक को जो लिखा है वो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने लिखा है। चलिए, तो देखिए ये सितंबर माह के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हम डेली 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको लगातार करवा रहे हैं। उनमें से अगर कोई पॉइंट छूटता है तो हम आपको महीने की करंट अफेयर्स की जो मास्टर वीडियो होती है जिसको आज हम लेकर आए थे आपके लिए, इसको द्वारा हम कवर कराएंगे। और करंट अफेयर्स का जो कंटेंट हमने आपको दिया है वो एकदम क्वालिटी कंटेंट होता है और बहुत ही रिसर्च के बाद उसको तैयार किया जाता है। तो आप अपनी परीक्षा में कहीं भी अपनी परीक्षा की तैयारी में कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और इसमें हम आपका साथ लगातार देते रहेंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल हमारी परीक्षा और यूट्यूब चैनल भी हमारी परीक्षा के नाम से इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।